हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट एंड मेथड एंड टूल्स में इतिहास का साम्राज्यवादी उपागम या दृष्टिकोण। उपागम को दृष्टिकोण भी कहते हैं। इम्पीरियलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इतिहास का राष्ट्रवादी उपागम और इतिहास का मार्क्सवादी उपागम। तो इतिहास का साम्राज्यवादी उपागम परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई बार पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा इतिहास के साम्राज्यवादी उपागम को अपनाने की मूलभूत उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व एवं दृढ़ता प्रदान करना था। यानी ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा इसको दृष्टिकोण अपनाया गया। इतिहास के साम्राज्यवादी उपागम यानी दृष्टिकोण के अंकुर इतिहास के प्राच्यवादी उपागम में ही मौजूद थे। यानी साम्राज्यवादी उपागम नहीं आया था, इससे पहले प्राच्यवादी उपागम में ही इसके कुछ तत्व सम्मिलित थे या मौजूद थे। इसमें इसका अंश देखने को मिलता है हमें। रोमिला थापर के अनुसार यह अंशतः प्राच्य विद्या का ही एक पहलू था, जिसमें ज्ञान के उपयोग को शक्ति का एक स्वरूप समझने का सिद्धांत अंतर्निहित है। एडवर्ड सेड द्वारा किए गए अध्ययनों की तरह प्राच्य विज्ञान के हाल के अध्ययनों में इस पहलू को दर्शाने का प्रयास किया है। एक उपनिवेश की संस्कृति की पुनर्रचना और प्राच्यविद प्रतिमानों के संदर्भ में अपने प्रतिरूप को देखना, यह औपनिवेशिक शक्ति के लिए नियंत्रण स्थापित करने के तरीके थे। यही कारण है कि लॉर्ड कर्जन ने ऐसी विद्वता और ज्ञान को साम्राज्य की आवश्यक सामग्री कहकर उसे प्रोत्साहन देने की बात कही थी। आगे पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को सर्वप्रथम चुनौती प्रस्तुत की। अतः अब उन्हें यह आवश्यक लगने लगा कि भारत में उनके स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाज एवं परंपराओं का अध्ययन किया जाए। इस समय तक प्राच्य विदों द्वारा कई प्राचीन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद किए जा चुके थे। अतः प्राच्यविदों के इस कार्य को अपने साम्राज्यवादी हितों के खातिर प्रोत्साहित किया गया। आगे पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ इंग्लैंड के उपयोगितावादी दर्शन को हम आंशिक रूप से प्राच्यवादी इतिहास उपागम एवं साम्राज्यवादी इतिहास उपागम की एक कड़ी के रूप में देख सकते हैं। यानी जो साम्राज्यवादी इतिहास उपागम है या दृष्टिकोण या प्राच्यवादी इतिहास उपागम है, इसके आंशिक रूप उपयोगितावादी दर्शन में देखने को मिलते हैं। उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक जेरेमी बेंथम नामक दार्शनिक को माना जाता है। उपयोगितावादियों ने भारत को अपने सिद्धांतों को परखने की प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि जो भी हम नई चीज़ अपनाएंगे तो सबसे पहले हम भारत में अपनाएंगे। कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी नई चीज़ हो। उन्होंने भारत को सभ्यता के मापदंड की कसौटी पर सबसे निम्नतर स्तर पर माना और उन्होंने भारतीय पिछड़ापन दूर करने उसकी सभ्यता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य के उपीता को प्रतिपादित किया। उन्होंने ये कहा कि जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो भारत में बहुत पिछड़ापन था, उसकी सभ्यता बहुत निम्नतर थी। यदि इसको आगे बढ़ाना है तो हमारा होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ब्रिटिश साम्राज्य का। उन्होंने इस बात को बतलाया। रोमिला थापर के अनुसार उपयोगितावादियों का पक्का विश्वास था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन एक दैवीय संयोग था, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन और कानून से भारत का पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने प्रशासन में और कानून में कई अत्यंत अच्छे सुधार किए, पर उन्होंने भारत की सभ्यता को निम्नतर बताया, ये तो कतई गलत है। उससे अब तक के निरंकुश शासकों का अटूट सिलसिला समाप्त हो जाएगा और भारत के जनगण में राजनीतिक चेतना का संचार होगा। पर यहाँ पे रोमिला थापर का कथन बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही हुआ। कुछ हद तक प्रशासन में, राजनीति में और कानून में काफ़ी सुधार किए गए। आगे देखेंगे। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भारत का इतिहास लिखने का श्रेय प्रसिद्ध उपयोगितावादी दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता जेम्स मिल को जाता है। जेम्स मिल बेथम का एक घनिष्ठ अनुयायी था। उसने 6 खंडों में ग्रंथ ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ध्यान में रखते हुए की। यानी उसने इतिहास तो लिखा, पर उसने उपयोगितावादी की दृष्टि से लिखा और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ध्यान में रख के लिखा कि इसमें उसका एक पूर्वाग्रह आ जाता है
उसने असिस्टेंट टू द एग्जामिनर ऑफ इंडिया करस्पॉन्डेंस के पद पर रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को भी प्रभावित किया था। मिल ना तो कभी भारत आया और ना ही यहाँ की भाषा जानता था। इसके बावजूद भी उसने भारत के अतीत को अत्यंत आगे पढ़ेंगे अत्यंत अविकसित, भ्रष्ट एवं पतनोन्मुख दिखाया और उन्हें असभ्य कहकर संबोधित किया। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि मिल स्वयं तो कभी भारत आया ही नहीं और भारत रहकर भारतीय भाषा सीखकर भारतीय समाज के बारे में अनुभवश्रित चिंतन प्रस्तुत करने वाले प्रख्यात प्राच्यविद विलियम जोन्स की आलोचना करते हुए मिल ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि विलियम जोन्स जैसे प्रतिभा संपन्न, प्रभुत्व, सत्यान्वेषी और प्राच्य विद्याओं के अध्ययन के प्रति समर्पित व्यक्ति ने एशिया के देशों में एक समुन्नत सभ्यता की परिकल्पना की। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मिल ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहासों को क्रमशः हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश सभ्यता का नाम देकर सांप्रदायिकता की भावना को इतिहास में प्रतिरूपित किया था। मिल ने इस प्रकार मिल का इतिहास नितांत अव्यावहारिक एवं पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। इसलिए आर.सी. मजूमदार ने जेम्स मिल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि एक इतिहासकार की योग्यता व गुणों से संपन्न व्यक्ति द्वारा लिखी गई ऐसी कोई दूसरी कृति शायद ही मिले जिसमें अथक परिश्रम का दुरुपयोग कर ऐसा इतिहास लिखने में किया गया हो जो आलोच्य होने के साथ साथ किसी भी परिस्थिति में इतिहास कहलाने के काबिल नहीं है। आर.सी. मजूमदार ने वाकई सही कहा है। जेम्स मिल ने इतिहास तो लिखा पर उसका वायस यानी पूर्वाग्रह किसके साथ जुड़ गया था? उसका पूर्वाग्रह आ गया था। वो किसके प्रति रुचि थी उसकी? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति, क्योंकि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करता था। तो उसने इतिहास तो लिखा पर उसमें तारीफों के पुल बांध दिए। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, भारत में, जो कि इतिहास कहलाने के लायक नहीं है। किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चित रूप से जेम्स मिल की दृष्टि प्राच्यविदों की तुलना में भारतीयों के प्रति असहिष्णुतापूर्ण थी। आगे पढ़ेंगे। जेम्स मिल द्वारा लिखित भारत का इतिहास अपनी तमाम आलोचनाओं, दुराग्रहों और एवं अव्यावहारिक दृष्टिकोण के बावजूद 19वीं सदी में एक स्तरीय ग्रंथ माना गया। मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत ब्रिटिश प्रशासकों के लिए भारत में साम्राज्य की दृढ़ता के लिए मार्गदर्शक बना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश प्रशासकों ने ही कालांतर में भारत के इतिहास पर कलम उठाई और उनके लिए जेम्स मिल का यह ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ सिद्ध हुआ और इन्हीं इतिहासकारों को हम साम्राज्यवादी इतिहासकार कह सकते हैं। H.H. विल्सन, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, विसेंट स्मिथ आदि सभी किसी न किसी रूप से कंपनी अथवा ब्रिटिश साम्राज्य की शाही सरकार में प्रशासक थे। H.H. विल्सन ने तो मिल के एक परिवर्तित संस्करण का भी संपादन भी किया था। आगे पढ़ेंगे। प्रशासक से इतिहासकार बने। अब अन्य साम्राज्यवादी इतिहासकारों का इतिहास लेखन का मूलभूत उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था। ऐसा जैसा कि मिल ने किया था, अन्य इतिहासकारों का भी यही कारण बना। ये साम्राज्यवादी अपने इतिहास लेखन द्वारा यह प्रचारित करना चाहते थे कि भारतीय समाज की जड़ता को ब्रिटिश शासन एवं उनके कानूनों द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। अतः वे बताना चाहते थे कि भारतीय जनमानस का हित इसी में है कि वे ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही प्रगति करें। इसके पीछे वस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं स्थिरता की दृष्टि प्रबल रूप से विद्यमान थी। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने प्रायः उन्हीं साक्ष्यों का अनुप्रयोग किया जो उनकी साम्राज्यवादी अवधारणा को पुष्ट कर सकें। प्रशासक से इतिहासकार बने विसेंट स्मिथ को एक महानतम साम्राज्यवादी इतिहासकार माना जा सकता है। उसने अपनी सर्वप्रसिद्ध कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1924 में अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट परिचय दिया है। आगे पढ़ेंगे। स्मिथ इतिहास में मात्र महानतम शासकों एवं महान साम्राज्यों का ही उल्लेख करना उचित मानते हैं। अतः उन्होंने भारतीय इतिहास में मात्र अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं अकबर को ही महान नायक माना है।
जिन छोटे छोटे कालखंडों में स्थानीय राजाओं की स्थापना हुई उसे कुशासन एवं अराजकतापूर्ण शासन का प्रतिनिधि मानते हुए स्मिथ महोदय अंधकार युग की संज्ञा देते हैं। अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के चलते उन्होंने सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बारे में विस्तार पूर्वक इस उद्देश्य से लिखा है ताकि एशियाई सेनाओं की दुर्बलता को दर्शाया जा सके। स्मिथ महोदय भारतीय सभ्यता की उन्नत अवस्था एवं भारतीय कला के विकास को यूनानी कला की देन बताते हैं। यानी उन्होंने हर तरीके से जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति उसको निरंतर बताया। उन्होंने कहा कि भारत की एशियाई सेना बहुत काफ़ी कमज़ोर है और उनकी कोई कला नहीं, उन्होंने कला ली है तो वो यूनानी कला की देन बताते हैं। जेम्स मिल ने कहा था कि वास्तव में हिंदू नपुंसक थे जो गुलामी की प्रवृत्तियों के परिपूर्ण गुलामी के लिए ही बने थे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी हिंदू के बारे में। मिल की यही अवधारणा कुछ परिष्कृत शैली में विंसेंट स्मिथ के लेखन में भी दृष्टिगोचर होती है या दिखाई देती है। हर्षोत्तरकालीन राजनीतिक स्थिति की अवस्था के मद्देनजर स्मिथ की टिप्पणी थी कि भारत जब भी किसी शक्तिशाली सत्ता के नियंत्रण से मुक्त हुआ अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गया। यदि वह सद्भावनापूर्ण ब्रिटिश शासन के कठोर बंधन से मुक्त हो जाए तो पुनः उसी आगे पढ़ेंगे पुनः इसी स्थिति में पहुंच जाएगा। स्मिथ का यह कथन इतिहास के साम्राज्यवादी उपागम का स्पष्ट प्रमाण है। आर.सी. मजूमदार ने स्मिथ की उक्त टिप्पणी पर खेद प्रकट करते हुए कहा था कि स्मिथ का दृष्टिकोण प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के संदर्भ में न केवल अनावश्यक एवं भ्रामक है अपितु पाठकों की दृष्टि एवं निर्णय को प्रभावित करने की भावना से प्रेरित है। यद्यपि मजूमदार ने स्मिथ इतिहास लेखन में योगदान की सराहना की परंतु साथ ही यह भी कहा कि यूरोपीय विद्वान भारतीय इतिहास लेखन के साथ उस समय तक पूर्णतः न्याय नहीं कर सकेंगे जब तक कि वे अपनी जाति श्रेष्ठता एवं भारतीयों की हीनता आदि दुराग्रहों से मुक्त नहीं होंगे। यानी जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक थे या जो यूरोप के विद्वान थे जो इतिहास लिखते थे उनके अंदर जातीय श्रेष्ठता की भावना थी। वो अपने आप को जातियों में श्रेष्ठ बताते थे और मानवों में श्रेष्ठ बताते थे। जब भारतीय लोगों को वो निम्न जाति का समझते थे, भारतीयों को हीनता से देखते थे, हेय की दृष्टि से देखते थे, जिस कारण उन्होंने इतिहास में भी उसी प्रकार की भाषा उसी प्रकार के विचारों का उल्लेख किया। तो उनके इतिहास में ये सब देखने को मिला। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में एलियट एंड डाउसन द्वारा 8 जिल्दों में लिखा गया ग्रंथ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन भी उनकी साम्राज्यवादी उपागम का ही एक सोचा समझा प्रयास था। हरवंश मुखिया ने एलियट एवं डाउसन के इतिहास के साम्राज्यवादी उपागम को स्पष्ट करते हुए लिखा है, यह मध्यकालीन भारत के फारसी में लिखे गए इतिहास ग्रंथों के अंशों का अनुवाद था। इन अंशों के चयन में पाठक की कल्पना शक्ति के लिए कुछ बचा ही नहीं। यह अनुदित अंश हमेशा ही सांप्रदायिक भावना को उत्साहते रहे। लगता है कि एलियट को पता था कि वे क्या कर रहे हैं, कारण कि उनके पूरे बौद्धिक श्रम का घोषित उद्देश्य भारत के 30वां खां बाबू को उन्हें प्राप्त उस सुशासन के अच्छे गुणों की शिक्षा देना था जो उन्हें मुस्लिम शासन ने उनकी बदहाल किस्मत की तुलना में ब्रिटिश राज्य में प्राप्त था। आगे पढ़ेंगे। इस कथन से स्पष्ट है कि अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार ये बताना चाहते थे कि मध्यकालीन भारत में हिंदुओं को दमन किया गया और जो सुशासन उन्हें मध्ययुग में सांप्रदायिक दृष्टिकोण के कारण नहीं मिला वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन उन्हें प्राप्त होगा। आगे पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ही हावी रहा। लॉर्ड मिंटो आदि वायसराय की घोषणाओं में सर्वप्रथम साम्राज्यवादी दृष्टिकोण उभरकर सामने आया। इतिहास के साम्राज्यवादी उपागम को वैलेंटाइन, सेरोल, रॉलेट समिति की रिपोर्ट, बर्नी, लावेट एवं मॉन्टेग्यू चैप्सफोर्ड की रिपोर्ट द्वारा सुनियोजित रूप से सामने रखा गया। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के लेखकों ने भारत में अंग्रेजी राज को ही भारतीय राष्ट्रीय जागृति का कारक माना। इस रिपोर्ट में लिखा था कि राजनीतिक भावना से प्रेरित भारतीय बौद्धिक रूप से हमारी ही संतान है। उन्होंने वे ही विचार अपनाए जो हमने उनके सामने रखे हैं और उसका श्रेय हमें ही मिलना चाहिए। एक प्रमुख साम्राज्यवादी इतिहासकार रेगिनाल्ड कूपलैंड महोदय ने तो साफ साफ लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज्य की ही संतति थी। कूपलैंड के अलावा वैलेंटाइन की कृति इंडियन अनरेस्ट में भी साम्राज्यवादी उपागम स्पष्टतः देखा जा सकता है। उन्होंने
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए सर्वाधिक हानिकारक मानते हुए बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। इनके अलावा पार्शिवल स्पीयर, अनिल सील, जे.एल. गुलहर आदि के लेखन में भी इतिहास का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। आगे पढ़ेंगे। अनिल सील एवं उनके अनुयायियों द्वारा 1968 के पश्चात इतिहास के साम्राज्यवादी उपागम पर एक अनुदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाना जाता है। मणिकांत सिंह के अनुसार कैम्ब्रिज इतिहास का साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के संघर्ष को एक छद्म संघर्ष मानते हैं। कैम्ब्रिज इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था, बल्कि वे मानते हैं कि जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वह वस्तुतः विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों और हितों का समूह था। भारत विभिन्न पहचानों यथा ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, आर्य और भद्रलोक आदि पहचानों से विभाजित है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के हितों का प्रतिनिधित्व न कर मात्र कुलीन समूहों के हितों का ही प्रतिनिधित्व करता है। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन मध्ययुगीन भारत के इतिहास में संलग्न साम्राज्यवादी इतिहासकारों का इतिहास के साम्राज्यवादी उपागम को अपनाने का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को यह बताना था कि उन्हें अपने उत्थान के लिए ब्रिटिश शासन की अधीनता की परम आवश्यकता है एवं इस दृष्टिकोण द्वारा वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं स्थायित्व को सुनिश्चित करना चाहते थे एवं भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के साम्राज्यवादी इतिहासकार यह बताना चाहते थे कि भारत में राजनीतिक चेतना का संचार ब्रिटिश शासन की कृपा से संभव हो पाया है। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा इतिहास का साम्राज्यवादी उपागम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।